अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिमांड एंड सप्लाई को समझने की कोशिश करेंगे। ये बड़ा सिंपल है लेकिन फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स में। पहले इन दोनों टर्म्स को देखते हैं, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है। डिमांड हम कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस। किसी भी प्राइस पे कितनी क्वांटिटी किसी गुड की या किसी सर्विस की एक कंज्यूमर विलिंग है और एबल टू बाय है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये में वो एक खरीदने को राजी है, 500 में अगर बिकेगा तो वो 2 खरीदने को राजी है, 100 रुपये में अगर बिकेगा तो वो 500 खरीदने में राजी है। तो कहने का मतलब कि how much quantity of a good or a service a consumer is willing and able to buy। सप्लाई भी ऐसे ही सिंपल है। सप्लाई हम कहेंगे फिर से वही क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक प्रोड्यूसर है विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। कि 100 रुपये का बिकेगा तो वो 5 बेचेगा, 1000 रुपये का बिकेगा तो 5000 बेचेगा, जो उसकी मर्जी होगी। ये बड़ा फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स में। इस पे इन दो टर्म्स पे बेस्ड 2 लॉज हैं, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ डिमांड कहता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी डिमांडेड, किसी भी सर्विस की क्वांटिटी जो डिमांड करेंगे कस्टमर, उसकी इनवर्स रिलेशनशिप है उसके प्राइजेस के साथ। अब यहाँ पे भी जैसे हम लॉज पढ़ते हैं फिजिक्स में और हम कहते हैं कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, यहाँ पे भी अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। तो अगर हर एक चीज़ इकोनॉमी में कांस्टेंट रहे तो किसी भी चीज़ की क्वांटिटी जो डिमांड करेंगे कंज्यूमर्स, हाउ मच आर दे विलिंग एंड एबल टू बाय, the quantity they are willing or able to buy shares an inverse relationship with the price of that thing। इसका कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर हर एक चीज़ हम कांस्टेंट रखें, जैसे प्राइस किसी चीज़ का इंक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस। तो अगर हम प्लॉट करें इसको ग्राफ में विद एक्स एक्सिस शोइंग प्राइस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस शोइंग क्वांटिटी, y-axis showing price, तो there would be a downward sloped graph, it would be sloping downwards towards the right। तो उसको डिमांड कर्व कहते हैं। I would try to keep a picture on the video जिसमें आप देखेंगे एक ग्राफ होगा which would be slanting downwards, वो डिमांड कर्व है। तो ये सिंपल सा लॉ है कि चीज़ जितनी महंगी होगी उतनी कम डिमांड की जाएगी। लॉ ऑफ सप्लाई भी ऐसे ही सप्लाई के रिलेटेड लॉ है। इसमें क्या कह रहे हैं कि क्वांटिटी सप्लाइड, दैट मीन्स एट एनी पर्टिकुलर प्राइस, जो सप्लायर्स विलिंग टू सेल हैं, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है विद द प्राइस। इसमें भी बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखा। ये भी बड़ा सिंपल है। क्या कहा जा रहा है कि with increase in price supplier would want to supply more। अब ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। डिमांड वाला तो लगता है ठीक, ये काउंटर इंट्यूटिव इसलिए लगता है क्योंकि अगर प्राइसेस उसको उसी चीज़ के ज़्यादा मिल रहे हैं तो वो क्यों ना बेचे, और वो तो चाहेगा ही और ज़्यादा बेचो। आज बहुत ज़्यादा बिक रहा है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट है इस चीज़ का, मार्केट से बहुत मुनाफा मिल रहा है, वो तो चाहेगा ही इसको। तो अगर इसको भी ग्राफ पे प्लॉट करें, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस पे प्राइस, सो इट वुड हैव एन ग्राफ ऑपोजिट टू द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन डिमांड सप्लाई का डाउनवर्ड था स्लोप, इसका अपवर्ड स्लोप होगा। नाउ इफ वी प्लॉट बोथ ऑफ दीज ग्राफ्स ऑन ए सेम ग्राफ, एज यू कैन सी इन द पिक्चर जो डली है, इसमें दोनों लाइंस को सेम ग्राफ पे प्लॉट किया गया है। सो ऑफ कोर्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट।
दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब इस पॉइंट में क्या खास बात है, आप देखिए डिमांड कर्व क्या बता रही थी। डिमांड कर्व बता रही थी कि किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पे कंज्यूमर्स कितना विलिंग और एबल है, कितनी क्वांटिटी खरीदने को वो तैयार है एंड एबल भी हैं। सप्लाई कर्व क्या बता रही थी कि किसी भी पर्टिकुलर कॉस्ट पे कितने क्वांटिटी सप्लायर सप्लाई करने को तैयार है। अब ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ये वो पॉइंट हुआ जहां पे द अमाउंट, द क्वांटिटी द सप्लायर इज विलिंग टू सेल इज एग्जैक्टली द सेम एज द क्वांटिटी द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट दैट प्राइस। बाकी हर एक प्राइस पे ऐसा नहीं होगा। दिस इज ओनली वन सच पॉइंट। सो एट द इक्विलिब्रियम the quantity a producer is willing to sell at a particular price is equal to the quantity a consumer wants to produce at that price. Now this is what Adam Smith wanted to reach, right? Adam Smith क्या कह रहे थे, ऑप्टिमम रिसोर्सेज का बांटना। तो ये वो पॉइंट है जिसको वो चाहते थे, यू हैव टू रीच। एंड हिज आइडिया वाज, अगर इकोनॉमी को इफ इट्स लेफ्ट ऑन इट्स ओन वी वुड रीच दिस पॉइंट, मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब why is this situation loved by economists? Because they believe, many of them at least, that this is a situation of optimum use of resources. सबसे बेहतरीन यूज ऑफ रिसोर्सेज इस पॉइंट पे होता है। Why would they say so? और इसी वजह से मॉडर्न इकोनॉमिस्ट्स they like market driven solutions to their problems because they believe market driven solutions are most efficient. क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को फ्री रखा जाए, what would the market rely on for deciding the price of a thing? Of course these forces of demand and supply, right? कि मार्केट में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, मार्केट में सप्लायर क्या सप्लाई करना चाहता है, उन्हीं दो पे प्राइसेस डिसाइड करेंगे। तो जो मार्केट होती है जहाँ पे किसी की इंटरफेरेंस नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी चीज़ अवेलेबल होगी फॉर दैट बायर हु वैल्यूज इट द मोस्ट। तो चीज़ को उसका ऑप्टिमम वैल्यू मिलता है। साइमल्टेनियसली जो इंक्रीज्ड कंपटीशन होता है वो सप्लाई को पुश करता है, इट ड्राइव्स अप सप्लाई। अब सप्लाई जब ड्राइव अप होगी प्राइसेस डाउन हो जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या होगा, जो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है दे आर एबल टू ऑपरेट इन द मार्केट। सो लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर हाईएस्ट वैल्यूएबल कस्टमर, जो सबसे ज्यादा वैल्यू पे कर सकता है। तो दिस कॉम्बिनेशन लीड्स टू एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल हिंदू में आया था, उसमें ये बड़ा थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ था पोस्ट कोविड। बट द प्रॉब्लम इज विच द आर्टिकल वाज डिस्कसिंग के not every time it works like that because of the concept of externality associated with particular goods. जैसे ये जो ग्राफ हमारा था जो हमने डिमांड और सप्लाई का बनाया, ये जो लॉ हमने डिराइव किया, इसमें द प्रोडक्ट इज फॉर कंज्यूमर्स पर्सनल यूज, वो उसको सेटिस्फेक्शन देगा। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको अगर एक भी इस्तेमाल करे लेकिन फ़ायदे बहुत सारे लोगों को होते हैं। सो दे हैव एन एक्सटर्नैलिटी। सिमिलरली अगर वो एक इस्तेमाल करे बाकी सबको भी नुकसान होगा। सो दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स हैव एक्सटर्नैलिटी। द एक्सटर्नैलिटी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन बाकियों को फ़ायदा हो रहा है नुकसान। टेक फॉर एग्जाम्पल, उसी आर्टिकल से अगर देखें हम तो उसमें डिस्कस 2 एग्जाम्पल्स किए गए थे पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल हो गया जैसे कोविड का वैक्सीन। अब जितने लोग ज़्यादा वैक्सीन लेंगे वो बाकी लोगों को भी प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज दे काइंड ऑफ एक्ट एज ए बैरियर। अब वो वैक्सीनेटेड है, उसके अंदर वायरस चला गया तो वो आगे उसको फैला नहीं सकता। सो वायरस मीट से डेड एंड मार के ख़त्म, उससे आगे जा ही नहीं सकता। तो फ़ायदा बाकी को भी हुआ, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का एग्जाम्पल हुआ कि वो शख्स जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, अब वो स्मोक तो खुद कर रहा है लेकिन इसका पैसिव स्मोकिंग का जो असर बाकियों पे होता है तो वो नेगेटिव है।
और इस वजह से गवर्नमेंट्स जिन चीज़ों का बहुत ज़्यादा लार्ज पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, गवर्नमेंट उनको सप्लाई करने की कोशिश करती है खुद से एज पब्लिक गुड्स उनको डिक्लेयर करके. सो गवर्नमेंट्स वांट टू सप्लाई दैट बाय देमसेल्व्स, उसका बेनिफिट होता है. ये हमारे डिस्कशन के स्कोप से बाहर है, लेकिन पता होनी चाहिए एक जनरल वेल अवेयर सिटीजन को कि व्हाई आर सर्टेन goods public goods and why should government supply certain goods because of their net positive externality, and why should government stop the supply of certain goods because of their net negative externality. तो ये एक important point है. But the point that we were discussing was point of optimum use of resources. तो ये कहाँ पे आता है? जहाँ पे डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करती है. ये जो इक्विलिब्रियम रीच हुआ, ये कैसे हुआ? व्हेन मार्केट फोर्सेस आर अलाउड टू इंटरैक्ट फ्रीली. अगर आप इंटरैक्ट उनको फ्रीली करने नहीं देंगे तो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगा. मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान में सपोर्ट प्राइजेस डिक्लेयर होते हैं फॉर सर्टन फूड ग्रेन्स फॉर एग्जांपल. मान लीजिए, कहने का मतलब उसको कंसेप्चुअल लेवल पे समझते, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है कि ये वाला फूड ग्रेन से राइस हम खरीद लेंगे एट 100 रुपीज पर केजी. ये मैं मिसाल दे रहा हूं, चाहे मार्केट में क्या भी कॉस्ट हो. अब ये देखो कितना डिस्टॉर्ट करेगा. अगर मार्केट में उस चीज की डिमांड इतनी थी कि सिर्फ 1000 केजी प्रोड्यूस होना चाहिए था, और 1000 केजी प्रोड्यूस होने पे जो, और वो बिकना था 50 रुपए पे, और 1000 का 1000 खरीदने के लिए लोग तैयार थे एट 50 रुपए. अगर उसका कीमत 70 होता, 80 होता, दे वुड नॉट बी विलिंग टू परचेज 1000. वो 60 ही, ये 600 केजी ही बेचते, खरीदते. 400 केजी वेस्ट हो जाता. तो सप्लायर उतना सप्लाई नहीं करते, तो वो भी नीचे आ जाते. तो या तो कीमत नीचे आती है, या तो सप्लाई नीचे आ जाती. तो ऐसे मार्केट वुड रीच इट्स इक्विलिब्रियम. अब देखो, क्योंकि MSP आया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ने बोला हम 100 रुपए का खरीदेंगे ही खरीदेंगे. अब क्या करेगा कोई भी सेलर, प्रोड्यूसर, फार्मर, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्रॉप को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा. वही डिमांड और सप्लाई वाला लॉ अप्लाई होगा. जब प्राइसेस हाई हो जाएंगे, द सप्लायर वुड वांट टू सप्लाई मोर एंड मोर ऑफ इट, राइट? सो दे वुड सप्लाई मोर राइस. नाउ दिस हैज रिपल इफेक्ट्स. रिपल इफेक्ट्स कैसे? जैसे राइस का ही एग्जांपल अगर लेंगे, तो हाईली वाटर इंटेंसिव क्रॉप, बहुत पानी लगता है इसमें. पानी लाएंगे कहाँ से? पानी? अब पानी लाने के लिए यू वुड हैव टू गेट थ्रू इट थ्रू रिवर्स. अब रिवर्स नहीं है तो यू वुड हैव टू डिग वेल्स, ट्यूब वेल्स. ग्राउंड वाटर डिप्लीशन. So groundwater depletion in Punjab and Haryana is directly linked to MSPs, high MSPs. ऐसे ही और क्या होगा इसकी वजह से? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से क्या होगा? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से वाटर टेबल और नीचे चला जाएगा. वाटर टेबल नीचे चला जाएगा, उसके लिए अब उसको बाहर निकालने के लिए और ज़्यादा कॉस्ट. अब पानी निकालेंगे कैसे? पहले तो उसके लिए आपको मोटर चाहिए. अब मोटर इस्तेमाल करने के लिए उसमें या तो तेल जाएगा. हो गया फॉसिल फ्यूल का यूज़ क्लाइमेट चेंज के साथ लिंक, मसला क्लाइमेट क्राइसिस का. दूसरा, या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी. अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर से पानी निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी देन इन टर्न, हिंदुस्तान में फॉर एग्जांपल ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है थ्रू कोल बेस्ड पावर प्लांट्स. तो आपको कोल बेस्ड पावर प्लांट है, उनको ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है, तो फिर से एनवायरमेंटल इशू. फिर ज़मीन का लैंड डिग्रेडेशन इसकी वजह से जो होता है, वो सब तो अपनी जगह है. मीथेन प्रोडक्शन इसकी वजह से बहुत होता है. वो तमाम चीज़ें अपनी जगह और इश्यूज हैं. सो दीज कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बी लिंक टू MSPs. बट MSPs की अपनी रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि जो फार्मिंग को भी समझिए, फार्मिंग का एक जो क्लासिकल मसला है फार्मिंग का, when the farmer is the seller, prices are low. when farmer is the buyer, prices are high. मिसाल के तौर पे टमाटर को ले लीजिए. अब फार्मर को भी टमाटर खाने हैं ना घर पे, वो भी टमाटर खाता है और वो टमाटर उगाता भी है. अब जब वो टमाटर उगाता है, अभी फसल नहीं बनी है, वो खेत में है,
मार्केट में टमाटर की सप्लाई कम होगी या ज़्यादा होगी? मार्केट में टमाटर की सप्लाई कम होगी, क्योंकि अभी उगा ही नहीं है, वो तो खेत में अभी पौधा लगा हुआ है। तो मार्केट में कॉस्ट हाई है, तो ये भी तो सेलर है, ये बायर है इस वक्त फार्मर। तो फार्मर जब बाय कर रहा है तो कीमत हाई है। अब जब टमाटर उगे, अब सिर्फ एक फार्मर के खेत में नहीं ना उगेंगे, सब फार्मर के एक ही साथ उगेंगे, ये जाएंगे मार्केट बेचने के लिए, तो एक साथ सप्लाई बढ़ गई तो कीमतें क्या होंगी? नीचे गिर जाएंगी। तो conundrum, when he purchased टमाटर it was 100 रुपये kg, when he is selling टमाटर it is 30 रुपये kg, 70 रुपये का फेरा। तो फार्मिंग को रेम्यूनरेटिव बनाने के लिए, फायदेमंद बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वन ऑफ द वेज इज MSP, राइट? तो इकोनॉमिक्स में ये भी साथ में देखना है ना, जो इसका सोशल एस्पेक्ट है। अगर हम यहीं पे रुक जाते तो शायद हम ये फैसला लेंगे MSP इज नॉट गुड, लेकिन जब सोशल एस्पेक्ट देखेंगे तो देखेंगे MSP इज रिक्वायर्ड, चॉइस नहीं है। सो व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस कंक्लूजन? वी गेट फ्रॉम दिस discussion, we get this conclusion that we have to figure out a solution which makes or keeps farming remunerative simultaneously without distorting the market. ये ऐसा कोई solution निकालना है। जो ये solution निकालेगा, he has solved one of the bigger farming crises, at least in India. Now, demand and supply में changes और shifts भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब बात की, हमने बोला कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बट व्हाट इफ अदर फैक्टर्स चेंज? तो डिमांड और सप्लाई कर्व में भी चेंज आएगा। ये भी बड़ा सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना। मान लीजिए 100 रुपये पे बिक रही थी चीज़, तो 100 खरीदने के लिए तैयार था कस्टमर। 200 की बिक रही है तो 50 खरीदने को तैयार है, बिकॉज वी सॉ कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, ज़्यादा महंगी होगी चीज़ तो कम खरीदने को तैयार होगा। लेकिन ये तब था जब उस बेचारे की खुद की इनकम 1000 रुपये ही थी। अब उसकी इनकम अचानक से 10,000 हो गई, तो 100 रुपये पे वो 100 के बदले 1000 खरीदने को तैयार है। 200 पे वो 50 के बदले 500 खरीदने को तैयार है। सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स उसी ग्राफ पे देयर वुड बी increase in demand, rightward shift of the curve would take place. So if income increases, the consumer would be willing to purchase more, and this would increase the demand. There would be a rightward shift in the demand curve. ऐसे ही अगर income decrease होगी तो there would be a leftward shift in the demand curve. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, हमने ये एक फैक्टर लिया। सप्लाई पे भी ऐसे ही होगा, सप्लाई पे भी कुछ डिफरेंट नहीं होगा। वहां पे क्या हो सकता है? मान लीजिए 100 रुपये पे बिकने पे वो 100 सप्लाई करने को तैयार था, 200 बिकने पे वो 200 कॉस्ट पे वो 200 बेचने को तैयार है। तो बिकॉज वी सॉ कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब ये तब था 100 पे वो 100 तब बेच रहा था जब उसका जो वो बना रहा था उस पे उसकी लागत 90 रुपये आ रही थी। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कोई तरकीब उन्होंने ढूंढी, अब वो 20 ही रुपये में तैयार हो रहा है, तो कॉस्ट उसके लिए तो कम हो, उसका मुनाफा बढ़ गया। अभी तक 10 रुपये मुनाफा था, अब उसका 80 रुपये मुनाफा है, अगर 20 रुपये ही ये खर्चा आ रहा है। सो ही वुड वांट टू सेल मोर। सो इनपुट प्राइसेस may have fallen, technological development may have taken place. So lower input prices or tech development would lead to increase in supply. There would be rightward shift. अब अगर बॉटलनेक होगा सप्लाई साइड पे तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये फंडामेंटल। सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट इसको बोलेंगे, जो सप्लाई साइड को ये करेगा और सप्लाई को कम कर देगा। वो सप्लाई कम होगी, प्राइसेस ऊपर बढ़ जाएंगे, सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट कहते हैं। जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तब ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कैसे समटाइम्स बिकॉज ऑफ ए सप्लाई साइड कॉन्स्ट्रेंट प्राइसेस राइज। बहुत मुश्किल है उसके साथ डील करना, बहुत मुश्किल है इसके साथ डील करना। समटाइम्स लीड्स टू व्हाट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। उसको देखेंगे जब हम इन्फ्लेशन एटसेट्रा पढ़ेंगे। सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। डिमांड एंड सप्लाई में इससे ज़्यादा कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं है फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट टाइम we'll meet, inshallah we'll look at what is inflation. Very, very interesting topic. Assalamu alaikum.